हेलो स्टूडेंट, कैसे हो तुम लोग? आई थिंक अच्छे हो। और आज हम लोग डिडक्शंस चैप्टर का बहुत वाइटल सेक्शंस करेंगे, एक साथ 3 सेक्शंस, जैसे कि लास्ट क्लास में भी हम लोग किए थे 80C, 80CCC, 80CCB, सॉरी 80CCD। मगर आज हम लोग जो करेंगे वो है 80D, 80DD और 80DDB। ये तीनों में ही कुछ अलग अलग बात है, मगर ये तीनों है एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर। सर कैसे? ये तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट का है, अलग अलग उसका लिमिट है, अलग अलग सिचुएशंस है, अलग अलग क्राइटेरिया क्या कंडीशंस है, मगर ये तीनों सिमिलरिटी कहाँ पर है? ये तीनों को सिमिलरिटी यहाँ पर है कि मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर, कि जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है, कि मेडिकल टर्म होता है, उसमें हम लोग को ये डिडक्शंस का छूट मिलता है। सर ठीक से बोलिए। जैसे कि एक एक करके अगर हम थोड़ा सा ओवरऑल बोलते फिर तो हम लिखाएंगे ऑब्वियसली। अगर हम लोग 80D को देखते हैं तो डी में इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में बोला है। 80DD में जो हैंडीकैप्ड है, कि फिजिकली डिसेबिलिटी है, उसके बारे में बोला है। और 80DDB में जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया वाइज जो मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हैं, जैसे कि लाइक कैंसर, एड्स, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट एक्सेट्रा, इसके ऊपर हम लोग को ये सेक्शंस है। तो अगर तीनों के सेक्शंस के बारे में हम लोग सोचेंगे तो ये तीनों सेक्शन बेसिकली मेडिकल के ऊपर है, मगर तीनों का सिचुएशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है एंड ऑब्वियसली अलग अलग लिमिट भी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 80D से, और 80D से हम लोग उसका रूल्स रेगुलेशंस, किसका एप्लीकेबल होगा, किसका नहीं होगा, वो सब कुछ हम लोग करेंगे, उसका लिमिट। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना चाहिए कि किसके ऊपर मुझको ये क्लेम मिलेगा, यानी कि क्लेम कौन कर सकता है? तो क्लेम करेगा कोई रेसिडेंट। सर रेसिडेंट क्या वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा कि नॉन रेसिडेंट होगा? अच्छी बात क्या है कि रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, यानी कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, क्या नॉन रेसिडेंट हो, ये तीनों के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। वाह सर कितना अच्छा बात है। हाँ भाई, टैक्स का मन बहुत बड़ा है, टैक्स अथॉरिटी का मन बहुत बड़ा है, बहुत जगह में छूट देता है, मगर हम लोग टैक्स देते ही नहीं है ठीक से, ये हम लोग का गलत है। तो ये तो सर समझ गए। सर HUF के लिए भी क्या है? HUF के लिए भी है, यानी कि इंडिविजुअल में आता है रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो ये तीनों कवर है इस सेक्शंस में, एंड आल्सो HUF में यहाँ पर है। ओके सर, अब बात को समझ लो कि ये जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये हो गया क्लेम, मतलब ये लोग क्लेम कर सकता है। किसके ऊपर ये लोग क्लेम कर सकता है? यानी कि कौन लोग के ऊपर, कौन सा बंदा क्या मेडिकल क्लेम करेगा, उसके हिसाब से उसको छूट मिलेगा। देखो, ये लोग अगर ओन कराता है तो छूट मिलेगा, स्पाउस के ऊपर कराता है, स्पाउस का मतलब हम लास्ट क्लास में ही बोले थे, आज भी बोल दे रहे हैं, हस्बैंड के हिसाब से वाइफ, वाइफ के हिसाब से हस्बैंड, सिंपल, ठीक है ना। डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स, मतलब ओन, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, ये चारों के ऊपर अगर हम लोग इंश्योरेंस कराता है, मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग को क्लेम मिलेगा अंडर सेक्शन 80D में। अब बात को समझो, 80C में जो बात था, कुछ बात को क्लियर कर लेना चाहिए। 80C में भी ओन था, स्पाउस था, चिल्ड्रन था, पेरेंट्स नहीं था। हाँ सही याद है।
डी में 80D में क्या बोल रहा है, ओन कॉमन बात है 80C के साथ, स्पाउस कॉमन बात है 80C के साथ, मगर डिपेंडेंट चिल्ड्रन बोल रहा है। डिपेंडेंट चिल्ड्रन यानी कि अगर वो अपने से नौकरी करता है, अपने से जॉब कर रहा है, अपने से इनकम कर रहा है, तो वो डिपेंडेंट नहीं है पेरेंट्स के ऊपर, मतलब उसके पापा के ऊपर, तो वो लोग के हिसाब से वो चिल्ड्रन यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंट वर्ड को यूज किया गया है। क्लियर बात। और दूसरी बात, अच्छा बात क्या है कि पापा मम्मी का भी यहाँ पर ख्याल रखने के लिए बोला गया है, यानी कि पेरेंट्स भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। ठीक है, बात क्लियर। ओके, नाउ अब हम लोग जो 80D का छूट मिलेगा वो किसके ऊपर मिलेगा, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर, यानी कि 80D में क्लेम कौन कौन कर सकता है, ओन ये सब, और 80D में किसके ऊपर छूट मिलेगा, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर, और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 80C में मिलेगा। दोनों अलग अलग बात है। दूसरी बात कि यहाँ पर लिमिट क्या है, तो लिमिट समझाने से पहले हम कुछ क्राइटेरिया के हिसाब से समझाना चाहते हैं। यहाँ पर एज कितना है, यहाँ पर फैमिली का मतलब यहाँ पर ओन स्पाउस एंड चिल्ड्रन का बात कर रहे हैं। यहाँ पर पेरेंट्स का बात होगा, और यहाँ पर अमाउंट का बात होगा, टोटल कितना हमको छूट मिल सकता है, टोटल अमाउंट डिडक्ट। ठीक है, सबसे पहले समझो जो लेस देन 60 है, लेस देन 60 मतलब हम लेस देन 60 है, मेरा वाइफ लेस देन 60 है, मेरा पापा मम्मी भी लेस देन 60 है। ओके, तो इस केस में क्या होगा, ₹25 पापा मम्मी मतलब ओन स्पाउस चिल्ड्रन, पापा मम्मी का नहीं, ओन स्पाउस चिल्ड्रन, ये तीनों को कवरेज देगा मैक्सिमम कितना, 25,000। अगर 60 एज के कम, ये 60 एज के कम अगर पेरेंट्स का एज है तो भी 25,000 ही तुमको छूट मिलेगा। सर नहीं समझा दे, मेरा वाइफ का, मेरा बच्चे का एज 60 से कम है। ओके सर, समझ गए। तो ऐसा अगर सिचुएशन है तो मुझको कितना मिलेगा, 25,000 तक छूट मिलेगा। सर क्या मेरा 25, मेरा वाइफ का 25, मेरा चिल्ड्रन का 25, तीनों मिलके 25 के तीनों मिलके 25, मतलब इंडिविजुअल 25 के मिलके 25, इंडिविजुअल 25 नहीं है, सब मिलके 25। सर मेरा पापा का 25 के मम्मी का 25, ईच क्या दोनों को मिला के 25, राइट 25। मगर यहाँ पर भी पापा मम्मी भी लेस देन 60 है। फॉर एग्जांपल मेरा एज है 35, 38 मान लो कोई भी, मेरा वाइफ का है 32, मेरा बच्चे का उम्र है 15 साल, और मेरा पापा और मम्मी का एज है 55 एंड 57, 55 मम्मी का, 57 पापा का, ऐसा सोच लो, एज्यूम कर लो। तो 60 से कम है, सब लोग 60 से कम है, तो 25 करके दोनों हिस्से में मिलेगा। तो टोटल हमको डिडक्शंस कितना मिल सकता है, 50,000। तो सर क्या पापा मम्मी का अलग अमाउंट और बच्चे अपना और वाइफ का अलग अमाउंट? हाँ, ये दोनों केस में अलग अलग अमाउंट है। पापा मम्मी हम तुम सब मिलके 25 नहीं है। क्लियर बात? ओके। दूसरा केस कि यहां पर greater than 60 for parent,
मतलब पेरेंट के लिए 60 से अबव है, ये लोग 60 अबव है, ठीक है ना, ये लेस देन 60 है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भी 25,000 ही होगा, और इस केस में क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50,000 सीनियर सिटीजन के लिए 50,000, 50,000। तो यहां पर मतलब हम, वाइफ, मेरा चिल्ड्रन सब मिलके 25, अगर लेस देन 60 है, ये भी लेस देन 60 था, यहां पर भी लिख दे रहे लेस देन 60 है, और ये भी लेस देन 60 था, मगर इस केस में हम, मेरा वाइफ, मेरा चिल्ड्रन लेस देन 60 है, मगर मेरा पापा मम्मी मोर देन 60 है। तो इस केस में पापा मम्मी का 50,000 क्लेम मिल सकता है, डिडक्शंस मिल सकता है, मगर मेरे हिसाब से 25,000 ही मिलेगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम कितना मिल सकता है सर, 75,000। ओके, नाउ तीसरा केस, more than 60 all, more than 60 all person, ऑफ कोर्स ऑल परसेंट में यहाँ पर चिल्ड्रन का तो बात नहीं होगा, क्योंकि समझ सकते हो कि चिल्ड्रन का भी ये 60 अबव, पापा का भी 60 अबव, मम्मी का भी 60 अबव, उसका मतलब मेरा चिल्ड्रन के हिसाब से दादाजी, मतलब मेरा पापा, मेरा मम्मी का भी 60 अबव, सब लोग बुढ़ा तो नहीं हो सकते। तो ऑब्वियस केस है कि ऑल द पर्सन बट एक्सेप्ट चिल्ड्रन, एक्सेप्ट चिल्ड्रन का बात ही होगा, क्योंकि ये तो समझ नहीं है कि इसको हम नहीं लिख रहे, ये तुम लोग समझ सकते हो। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा above 60 है, यहाँ पर लेस देन 60 था, above 60 except children, तो अमाउंट होगा 50,000, यानी कि कोई भी केस में 60 से अबव हो गया तो 50,000, ठीक है, अच्छी बात है। और यहाँ पर भी मोर देन 60 है मेरा पेरेंट्स, तो इस केस में तो ऑलरेडी वो 50,000 हकदार था ही, पहले केस में भी देखे थे। तो इस केस में हम लोग का टोटल कितना बेनिफिट हो जाएगा, 1 लाख का। बात समझ में आया? तो ये तीनों अलग अलग केस है, और जो ऐसा केस तो बन नहीं सकता कि मेरा पापा मम्मी का एज लेस देन 60 है और हम अबव 60, ऐसा तो नहीं बन सकता। और ऐसा बनेगा भी, अगर ऐसा बनता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मगर ऐसा बनता भी है तो लेस देन 60 होगा तो 25, और मोर देन 60 होगा तो 50, तो तब भी 75 ही होगा। तो 75 का कोटा तो हमने पहले ही दिखा दिया, मगर ऐसा सिचुएशन नहीं हो सकता मेरा पापा मम्मी का एज कम है, मेरा एज ज्यादा है, ऐसा हो सकता है? हो ही नहीं सकता। दैट इज द सिंपल लॉजिक। ओके, सो ये तीनों क्राइटेरिया को तुम लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा, सिचुएशन वाइज याद रखना होगा कि मेरा एज कितना है, मेरा वाइफ का एज कितना है, मेरा पापा मम्मी का एज कितना है, उसके हिसाब से अमाउंट भी चेंज होता रहेगा। मगर यहाँ पर एक बात है, चिल्ड्रन का मतलब यहाँ पर डिपेंडेंट चिल्ड्रन है, नॉट इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन है। अगर इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन है मतलब अपने से काम करता है, अपने से इनकम करता है, तो वो डिपेंडेंट नहीं रहा, वो चाहे 10,000 कमाए कि 5,000 कमाए कि 15,000 कमाए कि 1 लाख कमाए, दैट डजंट मैटर, मगर डिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट नहीं। ठीक, सिचुएशन क्लियर? और ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। फिर से एक बार देख लेना दूसरा केस होगा 80DD, 80D हो गया, 80DD, ठीक है। पहले इसको इरेज कर ले। सो 80DD में क्या बोला था, 80DD में बोल रहा है कि डिसेबिलिटी अगर है, यानी कि हैंडीकैप के बहुत ज्यादा उसका पैरालाइज्ड है कोई साइड में, तो वो उस केस के हिसाब से 80DD में अप्लाई कर सकता है, उसको क्लेम मिल सकता है। देखा जाए क्या बोल रहा है, इसका क्लेम कौन कर सकता है, रेसिडेंट, एंड उसमें भी वही है, OR मतलब ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ओके। मगर इस केस में नॉन रेसिडेंट एप्लीकेबल नहीं है, याद रखना यहाँ पर नॉन रेसिडेंट एप्लीकेबल नहीं है। सर HUF भी वही
ठीक है, HUF में भी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी चलेगा, मगर नॉन रेसिडेंट नहीं चलेगा। क्लियर बात? इसमें कौन सा केस में ये हो सकता है, कंडीशंस क्या है? अच्छा, कौन कौन कर सकता है? डिपेंडेंट पर्सन। अब ये डिपेंडेंट पर्सन बोलने के बाद कुछ बात इंक्लूड भी हो सकता है, कुछ बात एक्सक्लूड भी हो सकता है। इंक्लूड ही ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। देखो यहाँ पर खुल के नहीं बोला कि मम्मी पापा स्पाउस चिल्ड्रन ब्रदर इन लॉ मदर इन लॉ, ऐसा नहीं बोला। डिपेंडेंट, तो ये डिपेंडेंट में कौन कौन हो सकता है? डिपेंडेंट में ऑब्वियसली ओन तो होगा ही, अपना तो होगा, स्पाउस, चिल्ड्रन, सिबलिंग। सिबलिंग मतलब यहाँ पर ब्रदर सिस्टर को भी इंक्लूड किया जाता है। एक्टिविटी में ब्रदर सिस्टर इंक्लूड नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ब्रदर सिस्टर इंक्लूड है, यानी कि सिबलिंग और पेरेंट्स। ये हो गया डिपेंडेंट। ऐसा नहीं कि तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है और तुम उसका क्लेम बनाना चले तो छूट बूट नहीं मिलेगा। ब्लड रिलेशंस होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बात है। दूसरी बात है, और ऑब्वियस का बात है कि पड़ोसी के ऊपर हम लोग इतना खर्चा तो नहीं कर सकते कि जितना हमको डिडक्शंस के हिसाब से मिल जाए, ऐसा तो नहीं होगा। दूसरा कि केस क्या होगा, कंडीशंस क्या है? कंडीशंस है कि वो डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी ऑफ बॉडी। ओके, यानी कि वो हैंडीकैप हो सकता है, वो पैरालाइज्ड हो सकता है, कोई भी केस में, ठीक है ना। वैसे हैंडीकैप और पैरालाइज्ड थोड़ा सा कॉमन बात है, मगर कुछ अलग बात भी है। तो वो दोनों केस में भी डिसेबिलिटी उसको माना जाता है। मगर ये डिसेबिलिटी दो टाइप से हो सकता है। एक कि तुम्हारा 40% टू 79% तुम्हारा डिसेबिलिटी है। अगर 40% टू 79% है, इसमें एज का बात नहीं है, इसमें कोई एज नहीं है, नो एज लिमिट, ठीक है ना। कोई बच्चा से भी हैंडीकैप होता है, कोई मतलब थोड़ा सा एज में जाके भी हैंडीकैप हो सकता है। तो यहाँ पर एज लिमिट नो लिमिटेशन। यहाँ पर परसेंटेज मतलब बॉडी कितना काम कर सकता है, कितना काम नहीं कर सकता, ठीक है। 42 लेस देन 80, एक्चुअली 79 मतलब होता है लेस देन 80 अगर होता है तो तुम्हारा अमाउंट होगा 75,000, और ये फिक्स्ड अमाउंट है। सर नहीं समझे? अच्छा चलो और एक वर्ड से बोलते हैं, इरेस्पेक्टेड amount spent for medical treatment। सर अभी भी नहीं समझे? चलो समझाते हैं। जैसे कि 80C में क्या बोला था कि मैक्सिमम अमाउंट 1,50,000, मतलब कोई बंदा अगर बहुत सारे जगह में इन्वेस्टमेंट करता है, उसका अमाउंट हो जाता है फॉर एग्जांपल 1,51,000, तो उसको मैक्सिमम कितना छूट मिलेगा? 1,50,000 तक ही छूट मिलेगा। सर अगर 1,49 हो रहा है, 50 को क्रॉस नहीं कर रहे, 1,49 हो रहा है, तो क्या होगा? तो उस केस में 1,49 ही उसको छूट मिलेगा, यानी कि जो मैक्सिमम लिमिट है और जो तुमने एक्सपेंडिचर किया उससे व्हिचएवर इज लोअर, दैट इज सिंपल लॉजिक। 80cc में भी वही बात था, 80cc में भी वही बात था, तो ये क्लियर था, मतलब वो तीनों मिलके ही 1,50,000 को रिप्रेजेंट करता है।
80D जो अभी हमने समझा है, 80D में क्या बात था कि अगर मम्मी पापा स्पाउस सब मिलके 60 एज के नीचे है तो 50,000 होगा, 25,000 मम्मी पापा के लिए 25,000, और मेरा अपना फैमिली मतलब मम्मी पापा छोड़ के जो वाइफ हस्बैंड एंड चिल्ड्रन है उसके लिए 25,000, तो 50,000 उस दोनों को टोटल। और मान लो कि खर्चा हुआ है, प्रीमियम हुआ है मेरा 35, तो क्या मुझको 50,000 छूट मिलेगा? नहीं सर, 35 में मिलेगा, मुझे इट इज लोअर। इट सिंपल, यानी कि मैक्सिमम लिमिट इज 25, मैक्सिमम लिमिट इज पेरेंट्स के लिए 25, बट उस केस के अगर उससे छोटा हो रहा है, उससे छोटा अमाउंट हो रहा है, लोएस्ट अमाउंट हो रहा है, रिड्यूस अमाउंट हो रहा है एक्सपेंडिचर मेरा फॉर मेडिकल पर्पसेस, तो मुझको वो छोटा अमाउंट ही डिडक्टेबल मिलेगा, यानी कि व्हिचएवर इज लोअर विल बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 80D। ठीक है, वो तीनों केस नहीं था, अबव 60, बिलो 60 के, अबव 60 ऑफ पेरेंट्स एंड बिलो 60 ऑफ चिल्ड्रन, वाइफ एंड ओन, ये केस में जो जो था वो सब व्हिचएवर इज लोअर था। मगर इस केस में बोल रहा है कि व्हिचएवर इज लोअर वन नहीं है, फिक्स्ड, मतलब तुम्हारा डिसेबिलिटी है, तुम्हारा तुम हैंडीकैप्ड हो गए, तुम पैरालाइज्ड हो, और उस केस में तुम्हारा 40 to 80% लेस देन तुम्हारा परसेंटेज है, यानी कि मान लो कि एक साइड पैरालाइज्ड है पूरा, खाली उंगली चलता है, खाली उंगली चलता है, ठीक है ना, क्रिस ट्री के जैसा वो जो विलेन था उसका जैसे कि उंगली चलता था वैसे ही है, ठीक है। तो अगर ऐसा भी चलता है, ठीक है, और वो खर्चा करता है उसका वो बॉडी के लिए, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, मान लो कि 5,000 ओनली, ठीक है, फिर भी उसको 75,000 ही उसको छूट मिलेगा। सर अगर 80,000 खर्चा करता है तो भाई 75, सर 60,000 खर्चा करता है तब भी तुमको 75। सर मतलब क्या है? मतलब ये भाई इरेस्पेक्टेड अमाउंट स्पेंड फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितना खर्चा किए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तुम हैंडीकैप हो, तुम्हारा 40 to 79% पोर्शंस इज डिसेबिलिटी है, यू शुड गेट डिडक्शंस 75,000, दैट्स इट, इज अ फ्लैट अमाउंट, नॉट कम ज्यादा होगा, कुछ कम ज्यादा होगा ऐसा बात नहीं होगा। क्लियर बात? ओके सर। सर अगर 80% से ज्यादा है, अगर डिसेबिलिटी 80% से ज्यादा है तो तुमको 1,25,000 छूट मिलेगा, और ये भी भाई फिक्स अमाउंट ही है, मतलब इसमें भी वही केस है, पूरा हाथ पाथ कुछ नहीं चलता है, खाली ब्रेन चलता है, बात भी नहीं कर सकते, ऐसे आंख हिलाते हो, पूरा बॉडी डिसेबिलिटी है, तो 80% तो हो ही गया है, क्या 80% से ज्यादा ही है, आंख चल रहा है, बाकी खाली ब्रेन का थोड़ा बहुत काम चलता है, इसलिए आंख भी हिला पा रहे हो, तो वही 20% 15% कुछ बाकी है, बाकी सब कुछ पैरालाइज्ड हो गया, हैंडीकैप्ड हो गए, तो कितना छूट मिलेगा? 1,25,000। उसके लिए खर्चा कितना होता है? उसके लिए खर्चा होता है मान लो कि 10,000, उसके लिए खर्चा होता है मान लो कि 10,000, मगर तुमको उसको छूट कितना मिलेगा? 1,25,000। सर अगर 10,000 करके पर मंथ करे तो 1,20,000 होगा, 10,000 करके पर मंथ करो उसके पीछे खर्चा, तो 1,20,000 होता है 12 महीना में, तब भी तुमको 1,25,000 ही मिलेगा छूट, मगर बॉडी तुम्हारा 80% अबव, क्या मिनिमम 80% डिसेबिलिटी होना चाहिए। बात क्लियर? ओके, सो ये बात था 80, ये कौन सा सेक्शन था? सेक्शंस था 80DD, ठीक है, याद रखना 80DD। ओके, अब हम लोग करेंगे क्या? 80DDP। आ जाए, सेक्शंस क्या है हम लोग का? सेक्शंस है, हम सेक्शन लास्ट में दिखा रहे हैं, भूल जा रहे बार बार, 80DDB, ठीक है, सेक्शन है 80DDB। क्लेम वही होगा, रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट के केस में यहां पर नहीं है। कंडीशंस क्या है? कंडीशन है कि उसका स्पेसिफिक क्राइटेरिया स्पेसिफिक क्रिटिकल
क्रिटिकल एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स का मतलब होता है वो ऐसे तो चल फिर सकता है मगर उसका अंदर में कोई क्या बोलते हैं, कोई रोग है, जैसे कि न्यूरो प्रॉब्लम है तो उसको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, मेडिसिन लेना पड़ता है, उसका क्लेम मांग सकता है वो। क्या उसका कैंसर है, क्या उसका एड्स है, ऐसा कोई केस के हिसाब से, यानी कि उसका यहाँ पर बॉडी का बात नहीं हो रहा, ठीक है ना। यहाँ पर बॉडी जैसे कि डिसेबिलिटी था तो बॉडी का केस था, बॉडी बॉडी पूरा चल फिर नहीं सकता, खाली सो सकते हो, बैठ मतलब वही व्हील चेयर में जा सकते हो। यहाँ पर तुम घूम फिर सकते हो, क्योंकि मोस्टली तुम लोग जानते होगे कि बहुत सारा जो कैंसर, बहुत लोग का कैंसर होता है तो वो लोग चल फिर सकता है मोस्टली, मगर मेडिसिन चलता रहता है उसका, ठीक है ना। एड्स भी होता है किसी का तो वो भी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जो लोग जाता है, यानी कि न्यूरो का ब्रेन का कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो वो लोग चल फिर तो सकता है मगर है उन लोग का भी कुछ डिसेबिलिटी। तो स्पेसिफिक क्रिटिकल कोई एलिमेंट्स इस केस में बोल रहा है, इस केस को दो हिस्से में फिर से डिवाइडेड किया है। एक कि लेस देन 60 एज, अगर लेस देन 60 एज है तो उसको मिलेगा 40,000 मैक्स लिमिट, मतलब इसमें विच एवर इज लोअर देखा जाएगा, विच एवर इज लोअर देखा जाएगा। लोअर फ्रॉम एक्चुअल एक्सपेंस, जो तुम्हारा एक्चुअल एक्सपेंस हो रहा है ऑब्वियसली इस केस में, और तुम्हारा एज अगर 60 के नीचे है तो 40,000 तक ही तुमको छूट मिलेगा, मगर यहाँ पर 40,000 नॉट अ फिक्स्ड अमाउंट, कुछ भी लोअर देखा जाएगा। अगर खर्चा होता है मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारा 55,000 इस केस में, कैंसर एड्स ऐसा कुछ केस में, तो तुमको 40,000 ही मिलेगा। अगर 35,000 तुम्हारा खर्चा होता है तो भी तुमको सॉरी, अगर 35,000 खर्चा होता है सॉरी, तो उस केस में तुमको 35,000, क्योंकि 35 एंड 40 विच इज लोअर 35, तो 35 भी छूट मिलेगा। बात समझ में आया। अगर अबव 60 है तो उस केस में पहले 60,000 था मगर इसको चेंज करके, पहले मतलब होता है तुम लोग का असेसमेंट ईयर जब 1920 था, अभी तो तुम लोग का 2021 हो गया, तो उस केस में 60,000 नहीं है, हाँ उस केस में अभी हो गया 1 लाख, और ये भी मैक्स लिमिट है। मतलब विच एवर इज लोअर देखा जाएगा, जहां पर भी मैक्स लिमिट होता है वो केस में विच एवर इज लोअर देखा जाता है, ठीक है ना। अभी ये हो गया। अब ये किसके लिए एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल फॉर ओन स्पाउस, डिपेंडेंट sibling, dependent sibling and parent, ठीक है ना। सो ऑलमोस्ट 80 DD के जैसा ही है मगर थोड़ा सा चेंजेस है, मतलब एप्लीकेबल सब मोटा मोटी सबके ऊपर ही है। अच्छा डिपेंडेंट चिल्ड्रन भी होगा, डिपेंडेंट चिल्ड्रन भी होगा, सिबलिंग हो रहा है, भाई बहन को देख ले तो ऑब्वियसली बच्चा को तो देखेंगे, ठीक है ना। डिपेंडेंट चिल्ड्रन, ठीक है ना।
ये बात है। 80C में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं बोला था, इसलिए सबके ऊपर शादी के बाद भी हो सकता है, डॉटर फॉटर सब, मगर इस केस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आई बात क्लियर? ये तीनों हो गया 80D, 80DD और 80DDB, और ये तीनों के ऊपर ही हम लोग का ये जो रूल्स है ये तुम लोग को याद रखना होगा। रूल्स के हिसाब से सम्स होगा। और ये कैसे सम्स देता है, कैसे सम्स देता है, इसका बहुत लंबा चौड़ा तो सम्स नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा बात बोल देगा। अब उस केस को तुमको समझना पड़ेगा, उस केस को स्टडी करके तुमको खाली उसका इंटरप्रेट बोलना है कि पापा का एज इतना है, मम्मी का एज इतना है, तो उसके हिसाब से इतना मिलेगा। ओन, स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट है तो उतना मिलेगा, बस इतना ही बोलना है। दूसरा और एक बात बोल दे, वो ये है कि जैसे कि बहुत लोग मेडिकल चेकअप भी कराता है, मेडिकल चेकअप भी कराता है, तो मेडिकल चेकअप के लिए 5000 बेनिफिट मिलता है। तो सर क्या वो 25,000, 80D का बात कर रहे हैं, 80DD 80DDB का बात नहीं कर रहे, 80D का बात कर रहे हैं, तो सर क्या 25,000 प्लस 5,000 30,000 मिलेगा? नहीं, वो 5,000 वो 25,000 के अंदर ही है। यानी कि अगर तुम इंश्योरेंस नहीं कराते हो, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस नहीं कराते हो, तो तुमको वो चेकअप भी जो तुम चेकअप कराओगे तो उसका बेनिफिट तुमको नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस कराना पहला बात होगा, उसके बाद तुम चेकअप कराओ कि ना कराओ, अगर चेकअप कराते हो तो 5,000 तक तुमको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, मगर एक्स्ट्रा मतलब इंक्लूडिंग 25,000, इस बात को याद रखना। ठीक है, इंक्लूडिंग 25,000। ओके, और इस सब केस में कोई एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट नहीं है। ये जैसा है 40 which is lower, 60 which 1 लाख हो गया अभी, 1 लाख and which is lower, ये केस वैसे ही होगा। और वहां पर था 75 80DD में 75,000 फ्लैट रेट, फ्लैट अमाउंट, तुम कितना भी खर्चा करो डजंट मैटर, और 1,25,000 1,25,000 भी फ्लैट था अगर 80% जिससे ज्यादा अगर डिसेबिलिटी है तो। ठीक है ना, तो ये बात था, आई होप के समझ गए। और रूल्स को लिख लेना, क्योंकि ये सब चीज तुम लोग को 2 चैप्टर में बहुत ज्यादा आने वाला है। वो है सैलरी, क्योंकि जब हम लोग सैलरी चैप्टर करते हैं तो उसको टोटल सब कुछ होता है, यानी कि सब जितना भी हम लोग का इनकम है एक्स्ट्रा, वो सब मिलके ये ग्रॉस टोटल इनकम भी किया जाता है। तो ग्रॉस टोटल इनकम जहां पर भी पूछेगा वहां पर हम लोग का ये डिडक्शंस का एप्लीकेबल आ जाएगा। ठीक है, और डिडक्शंस तुम लोग को सीखना भी पड़ेगा, नॉट ओनली खाली सम्स के लिए, वो बड़ा चैप्टर के लिए, और एक चैप्टर में भी लगता है, वो है पीजीबीपी, पीजीबीपी में भी लगेगा। ठीक है, ये सब थोड़ा थोड़ा करके कभी कभार आ जाएगा, तो अगर याद नहीं रहेगा तो तुम लोग एप्लीकेबल भी कर नहीं पाओगे। ओके, आई होप के समझ गए। थैंक यू सो मच।